हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामाउंट क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमने यहाँ पे आपका जो बुद्धिज़्म का पार्ट 1 है, वो आपको करवाया था, डिटेल में करवाया था उसका पार्ट 1, और आपके साथ प्रॉमिस किया गया था कि इसका जो पार्ट 2 है, वो भी हम जल्द से जल्द लाएँगे। तो जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी बुद्धिज़्म की, टीचिंग एंड फिलॉसफीज़ को देखा था हमने। अब आज का जो पार्ट 2 है, उसमें हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स, कंट्रीब्यूशंस और रीज़न ऑफ डिक्लाइन को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक? इसको हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आपको जो आगे चल के अगर एमसीक्यूज़ आपको आएँ, तो वो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स थी, वो टोटल 4 थी। ठीक? जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो 483 बीसी में बनी। दूसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो बनी 383 बीसी में। तीसरी जो बनी, वो बनी 250 बीसी में। और चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो बनी फर्स्ट सेंचुरी एडी की। और जो फर्स्ट सेंचुरी एडी चल रही थी 72 एडी में। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब मैं आपको यहाँ पे एक बताता चलूं, हम हर एक बुद्धिस्ट काउंसिल को अच्छे से इलॉबरेट करके समझेंगे। हम इसमें पहले ये समझेंगे कि ये बनी किस जगह, बुद्धिस्ट काउंसिल किस जगह बनी, ये किसके अंडर बनी, कौन से किंग, क्योंकि हर एक जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो किसी न किसी किंग के अंडर बनी। वो जानेंगे इनके एम्स क्या थे, किस लिए बनाई गई। ठीक, इसको हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो बनी 483 बीसी में। ठीक, अब आप यहाँ पे बोलोगे, अब आप यहाँ पे याद रखोगे ये बात कि ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये कहाँ पे बनी, वो प्लेस कौन सी थी जहां पे ये बनी। उसका नाम था राजगृह। ठीक, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अजातशत्रु। ठीक, अब इसको प्रिजाइडेड कौन करता था, प्रिजाइडेड बाय, उसका नाम था महाकश्यप। ठीक, अब इसकी एम की बात करें, यहाँ पे इनका जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का जो एम था, वो ये था कि जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी उसको कंपाइल करना, या हम ये भी बोल सकते हैं जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जो बुद्धास टीचिंग को प्रिजर्व करना, या कंपाइल करना या प्रिजर्व करना। ठीक, फिर यहाँ पे दो बुक्स कंपाइल की गई, जिनमें से पहली विनय विनय पिटका और सुत पिटका, ये दो बुक्स कंपाइल की गई। अब इनको जरा हम देखेंगे। जो पहली जो बुक है, विनय पिटका, ये कंपाइल की गई बाय उपाली। ठीक, रिटन बाय उपाली। दूसरी जो सुतपित का है, ये कंपाइल की गई बाय आनंद। ठीक, अब यो जो पहली बुक थी, ये थी ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। दूसरी जो सुतपित का थी, ये थी ऑन कंपाइलेशन ऑफ बुद्धास लेक्चर्स। ठीक, यहां तक बात आई समझ। ये थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब देखते हैं सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, उसको जरा देखते हैं। वो बनी 383 बीसी में। कहां पे बनी? वैशाली में। प्लेस कौन सी थी? वैशाली। और किसके अंडर बनी? कलासोका। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? सबाकामी। ठीक, अब यहाँ पे इनका जो एम था, वो क्या था? इनका एम था कि जो दो ग्रुप्स थे, यहाँ पे दो ग्रुप्स थे, थेरावादा एंड महासंघिका, ये दोनों, इनमें डिस्प्यूट चल रहा था। अब आप बोलोगे कि जो डिस्प्यूट थे, वो किस चीज पे थे, वो किस चीज पे थे? इनका जो ये डिस्प्यूट था, इसको सेटल करना सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो एम था। ये क्या बोलते थे? जो थेरावादा थे, ये बोलते थे कि जो बुद्धा की जो टीचिंग्स है, मतलब बुद्धा की जो टीचिंग्स है, इनको हम प्रिजर्व करेंगे इन ओरिजिनल सेपरेट। ठीक है ना, इन ओरिजिनल सेपरेट इनको हम प्रिजर्व करेंगे। और महासंघिका क्या बोलते थे? ये बोलते थे हम इनको इंटरप्रेट करेंगे बुद्धास की टीचिंग को मोर लिबरली। इस चीज पे इनका जो हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था। और फिर सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इसका एम था इस डिस्प्यूट को क्या काम करना, इस डिस्प्यूट को क्या काम करना, सेटल करना। तो ये थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब चलते हैं थर्ड। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, वो बनी 250 बीसी में। कहाँ पे बनी? वो प्लेस कौन सी थी? पाटलिपुत्र, ये याद रखिएगा। और किसके अंडर बनी? एम्परर जो अशोका थे, उनके अंडर बनी। इसका जो प्रेसिडेंट था, वो था मागलीपुत्ता तीसा। ठीक,
ये एक औरत थी, मागली तीसा, ठीक? नाम को थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंस करा और खुद भी ये जो हिस्ट्री है ना, इसमें जो नेम्स हैं ये प्रोनाउंस नहीं किए जाते हैं। इनको फिर गूगल करके प्रोनाउंसिएशन को याद अच्छे से ट्राई करके इनको अच्छे से मतलब अपने दिमाग में इनको अच्छे से मतलब थोड़ा वो ट्राई कीजिएगा। मतलब अच्छे से इनको देखिएगा, ठीक है? तो मैं बात कर रहा था, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये बनी पाटलिपुत्र में और किसके अंडर बनी? एम्परर अशोका के अंडर, ठीक? अब इनका जो पर्पस था, इनका पर्पस था जो बुद्धिज़्म है, उसको प्यूरिफाई करना फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक फैक्शंस, ठीक? या हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, इनका जो मेन एम था, जो करप्शन हुई थी, करप्शन इन संघा जो हुई थी, उसको ये प्यूरिफाई करना चाहते थे। क्योंकि जो करप्शन हुई थी संघा में तो उससे जो बुद्धिज़्म को काफ़ी सारा इफ़ेक्ट पड़ा। आप जब मैं आपको डिक्लाइन करवाऊँगा, उसमें आप देखोगे कि जो करप्शन हुई थी संघा में मतलब उससे कितना ज़्यादा मतलब बुद्धिज़्म को मतलब उसके जो डिक्लाइन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक? और इसी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या क्या काम हुआ, बुद्धिस्ट जो मशीनरीज़ थी, वो भेजी गई बाकी कंट्रीज़ में, ठीक? ये इनका जो मेन था, ठीक? अब चलते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल क्या बोलती है? ये कब बनी? ये बनी ये बनी फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये बनी फर्स्ट सेंचुरी एडी। लेकिन कब बनी? 72 एडी में, ठीक? और कहाँ पे बनी? ये बनी कश्मीर में। ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये कहाँ बनी? कश्मीर में। और उस जगह का नाम था कुंदलवाना, वहां पे बनी है। किसके अंडर बनी? अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कनिष्का, ठीक? कनिष्का के अंडर बनी है। और इनकी जो प्रेसिडेंट था जो इसको रन करता था, उनका नाम था वासुमित्र, ठीक? अब इनका भी एक एम था, सेटल डाउन द डिस्प्यूट्स। अब आप बोलोगे कि डिस्प्यूट्स कहाँ पे थे? इसमें भी डिस्प्यूट्स थे। डिस्प्यूट्स 2 ग्रुप्स में थे, ठीक? महायाना और हनियाना में, इन दोनों में डिस्प्यूट था। और ये 2 जो है, जब ये काउंसिल एंड होगी, इनका जो परमानेंट डिवीजन हो गया बुद्धिज्म का इनटू महायाना एंड हीनायाना। इनका जो डिस्प्यूट था, उसको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को क्या काम करना था? इनको क्या काम करना था? उसका जो डिस्प्यूट था वो लेस करना था, ठीक? इनका जो मेन डिस्प्यूट था वो इस बात पे था, जो ये महायाना थे ना, ये बुद्धा को एज गॉड मानते थे और हीनायाना जो थे, ये बुद्धा को एज टीचर मानते थे। मतलब महायाना बोलते थे जो गॉड है, ये जो बुद्ध है, ये गॉड है हमारे लिए। और हीनायाना बोलते थे कि जो बुद्धा है, ये एक मतलब टीचर के मानद है हमारे लिए। ये इनमें जो था, ये डिस्प्यूट था। इस डिस्प्यूट को सेटल डाउन करना था। फोर्थ बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी, उसको यहाँ पे सेटल डाउन करना था, ठीक? तो अब जरा बात डालते हैं कंट्रीब्यूशन क्या की बुद्धिस्ट काउंसिल ने, बुद्धिज्म की जो कंट्रीब्यूशन थी वो क्या थी? अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा लिखा है, रिजेक्टिंग रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। अब आप बोलोगे इन्होंने जो रिजेक्टिंग ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज पे क्यों ज्यादा फोकस दिया? वो इसलिए दिया ताकि जो कॉमन पीपल है वो अट्रैक्टेड हो बुद्धिज्म की तरफ। इन्होंने क्या काम किया, रिचुअल्स को जो सेरेमनीज को क्या है वो रिजेक्ट किया और सिंपलिसिटी में इनको कन्वर्ट किया, ताकि जो कॉमन पीपल्स हैं वो हमारे जो बुद्धिज्म है इनकी इसकी तरफ क्या अट्रैक्ट हुए। दूसरा, सोशल इक्वालिटी। अब सोशल इक्वालिटी की यहाँ पे बात आती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ड्यूरिंग बुद्धिज्म के टाइम पीरियड में जो क्या बोलते हैं इसको, वुमेन्स थी, उनको अपने राइट्स नहीं दिए जाते थे। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सोशल इक्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने बोला कि जो हर एक इंडिविजुअल है उसको हम सोशली ट्रीट करें, इक्वली ट्रीट करें, ठीक है? उस पे ज़्यादा डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ है वो दिए जाएँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और सोशल इक्वालिटी को मतलब उस पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया, ठीक? तीसरा, चेंज द फॉलोअर ऑफ ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म। अब यहाँ पे क्या बात हुई, इन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म है उसको इन्होंने टोटली अपोज किया, चैलेंज किया।
इन्होंने बोला जो मेन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्शंस। अगर ये कोई फॉर एग्जांपल कोई गलत काम करता है, मेन ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना? इन्होंने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म को टोटली चैलेंज किया। और चौथी बात, फोकस्ड ऑन लव, फोकस्ड ऑन लव, इक्वालिटी और नॉन वायलेंस। जो मैंने आपको बोला लव, ये मतलब बोलते थे कि भाईचारा ब्रदरहुड होना चाहिए सोसाइटी में, कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, मतलब पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक। और इन्होंने ये बात भी बोला कि जो रिलीजन बिलीफ है वो अपनी जगह हर एक को सेम होना चाहिए। मतलब दीज कंसेप्ट चेंज द एग्जिस्टिंग ऑफ रिलीजियस बिलीफ, ठीक है ना? तो आगे चलते हैं, स्टेट आर्किटेक्चर। अगर क्वेश्चन कहीं से बनेगा तो वो इसी पे बनेगा। इस ये जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म, वन ऑफ द मोस्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टू इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर, इसमें क्या काम हुआ, स्टेट ऑफ आर्किटेक्ट। इन्होंने, जैसे आप आज स्तूपा देखते हो ना, स्तूपा, वो इनकी कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म। जैसे हम लद्दाख, अगर आप गए होंगे लद्दाख में, आप स्तूपास देखोगे, या नेपाल में, या गुजरात, ये क्या बोलते हैं इसको, ये चाइना में आप जाओगे, भूटान, भूटान में जाओगे, स्तूपास जहाँ भी आप देखोगे वो कंट्रीब्यूशन है किसकी, बुद्धिज्म की, ठीक। अब जो यहाँ पे अगला पॉइंट आता है, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फॉरेनर्स। बुद्धिज्म ने क्या काम किया, इन्होंने जो इंडिया और फॉरेनर कंट्रीज थी, जो फॉरेनर्स थी, उन पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। क्यों? जब अदर कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स थे वो इंडिया आते थे इन सर्च ऑफ नॉलेज, फिर वो सब्सिक्वेंटली क्या होते थे, अडॉप्ट इंडियन कल्चर करते थे। तो इंडियन कल्चर को जब वो अडॉप्ट करते थे, उसी के साथ साथ वो बुद्धिज्म को भी देखते थे। वो बुद्धिज्म इन्होंने ऑलरेडी जो है, वो इन्होंने ऑलरेडी जो रिजेक्ट रिचुअल्स, वो सेरेमनीज की थी, ताकि जो कॉमन पीपल्स है वो अट्रैक्ट हो जाए। इनका जो मेन एम ही था ये, कि बुद्धिज्म की तरफ जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो जाए, ठीक। इन्होंने जो रिलेशनशिप इंडिया और फॉरेनर्स के बीच में थे उस पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, ठीक। और जो मैंने आपको बोला वुमेन्स इनइक्वालिटी और एनिमल लाइफ जैसे काऊ, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो बुद्धिज्म में लिखा गया था कि काऊ की जो स्लांटरिंग है वो टोटली बैन की गई थी। बोला गया था कि काऊ को मतलब हम मार नहीं सकते, क्योंकि ये जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है लोगों के लिए। और जो वुमेन इनइक्वालिटीज़ थी इस दौरान, जो जो वुमेन्स थी उसको, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो राइट्स है वो नहीं दिए जाते थे। इन्होंने उस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, ताकि जो वुमेन्स है वो भी इक्वली पार्टिसिपेट करे सोसाइटी में। तो इस पे ज़्यादा इन्होंने, ये कुछ थे मेन कंट्रीब्यूशंस जो थे बुद्धिज़्म के, ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कराए। तो अब चलते हैं डिक्लाइन की तरफ। हाँ, तो पहला जो पॉइंट है डिक्लाइन का, करप्शन, जो मैंने आपको अभी बोला, करप्शन जो हुई बुद्धिस्ट संघ में, उसमें इनका बहुत से ज़्यादा नुकसान हो गया बुद्धिज़्म का, इससे इनका डिक्लाइन हुआ। दूसरा, रिफॉर्म्स जो हिंदूज़ में हुए, हिंदुइज़्म जो आ गया, इससे भी बुद्धिज़्म, जो हिंदुइज़्म और जैनिज़्म है ना, इन्होंने बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा मतलब डिक्लाइन में, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, ठीक। जो डिवीजन हो गए, जो बुद्धिज़्म में जो बुद्धिस्ट की जो डिवीजन्स हो गए, उससे भी डिक्लाइन हो गया किसका, बुद्धिज़्म का। और यूज़ ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि जो कॉमन पीपल थे उनको संस्कृत लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, तो जब यूज़ ऑफ संस्कृत लैंग्वेज हो गया तो उससे भी डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म हो गया। आइडियल वर्शिप ऑफ बुद्धा, उससे भी हो गया। लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, उससे भी इनका डिक्लाइन हो गया। और फॉरेन इन्वेंजर्स, जो मैंने आपको बोला, जब मतलब फॉरेनर्स यहाँ पे आए तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो ये थे कुछ डिक्लाइन। पहला करप्शन जो बुद्धिस्ट संघ में था, रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म, डिवीजन अमंग द बुद्धिस्ट, यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, आइडियल वर्शिप ऑफ बुद्धा, लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, फॉरेन इन्वेजन्स, ये कुछ डिक्लाइन थे जिससे बुद्धिज्म को काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये था आज का जो पार्ट 2 बुद्धिज़्म का। इसमें हमने पूरा बुद्धिज़्म अच्छे से इलॉबरेट किया आपके सामने, आपको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताई बुद्धिज़्म के बारे में, टीचिंग एंड फिलॉसफीज़ बताए, बुद्धिस्ट काउंसिल्स को डिस्कस किया, इनके कंट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया, रीज़न ऑफ डिक्लाइन को डिस्कस किया। अब आगे जो लेक्चर आएगा वो आएगा जैनिज़्म पे आपका। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और
जैसा कि आप सबके साथ प्रॉमिस किया गया है, हम इस सीरीज़ के एंड में यहाँ पे आपके जो एमसीक्यूज़ पे जो 2-3 लेक्चर्स हम यहाँ पे लाएँगे। तो आपका बहुत-बहुत थैंक यू सो मच।